वेलकम बैक। करियर मंत्र के इस खास सेगमेंट में मैं सुनीता राय एक बार फिर से मौजूद हूं आपके साथ, लेकर आपके लिए कुछ अहम। आज हम बात करेंगे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम की, उस सिस्टम की जिसके जरिए हम सब एजुकेट होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई एजुकेट हो रहे हैं? जो मकसद था शिक्षित होने का, क्या वाकई वो हो रहा है? क्या कुछ नया इनोवेशन हो रहा है? क्या ड्रॉबैक्स हैं और कितने चेंजेस इसमें होने चाहिए? इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय बियानी से। वेलकम सर। नमस्कार सर, आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की। ये वो सिस्टम है जिसके जरिए पूरा देश और उसके बच्चे एजुकेट हो रहे हैं। तो अगर मौजूदा समय में बात करें, कितने ड्रॉबैक्स आप देखते हैं सिस्टम में? मुझे लगता है सबसे बड़ी जो खामी है, जो आज से लगभग 170 साल पहले जो इस सिस्टम में चेंजेस किए गए थे, 170 से 180 साल पहले जब लॉर्ड मैकाले आए थे और उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम बदला। अर्लियर दिस सिस्टम इज सोसाइटी गवर्न सिस्टम, जिसमें सारा गवर्नेंस जो था सोसाइटी खुद ही करती थी। सोसाइटी खुद अपने टीचर्स का सिलेक्शन करती थी, सोसाइटी के लिए टीचर्स अकाउंटेबल हुआ करते थे, बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन लेटर ऑन जैसे ही मैकाले आए, उन्होंने जब यहाँ सर्वे किया तो उन्होंने कहा यहाँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी बढ़िया है, लोग गरीब जरूर है लेकिन वो पर्सनैलिटी वाइज बहुत रिच है, उनकी वैल्यू सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि इनके ऊपर शासन करना लगभग मुश्किल है। तो उन्हें गुलामों की जरूरत थी जो ब्रिटिश राज के अंदर हुकूमत कर सकते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी सिस्टम को ऐसा बनाया, बोला कि इनको सबसे पहले जो इनकी कल्चर है, ये लोग अपने कल्चर से काट दो इनको। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था सिलेबस ड्राफ्टिंग में, रेगुलेशंस के अंदर खोलने और बंद करने में। उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया गया और उसको अडॉप्ट करने के बाद सब लोग डिग्रियों में बंध गए हैं। आज हमारे यहाँ जितने भी वाइस चांसलर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सब एक सिस्टम में चले आ रहे हैं। तो ये सिस्टम जो था, ये स्टेट गवर्न सिस्टम हम चल रहे हैं और जब तक ये सिस्टम में अगर बदलाव नहीं किया जाएगा, ये जो रेगुलेशंस, रूल्स, इन सबको नहीं बदला जाएगा और सोसाइटी के सरेंडर नहीं किया जाएगा, सोसाइटी के डिसीजंस को जब तक हम लोग नहीं करेंगे और उसमें इंटरफियर करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर कोई बड़े सुधार की जरूरत नहीं है। इसलिए टोटल इनोवेशन भी लगभग बंद है एजुकेशन में। क्रैमिंग हाउ एंड व्हाट बट व्हाई इज मिसिंग, इनोवेशन इज मिसिंग। बिल्कुल सर, तो आपने बताया कि मौजूदा समय में क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट हैंडओवर करती है या नहीं, इस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन क्या मौजूदा समय में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अगर धीरे धीरे स्टेप्स आगे लिए जाएं तो उसका फायदा लॉन्ग टर्म में होगा, या कुछ उसी ओर हम जाएंगे जहां से हम आगे बढ़े थे? और साथ ही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का इसमें क्या रोल हो सकता है? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात, जब हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशन दो सिस्टम पैरेलल सोसाइटी में चल रहे हैं, सो इट शुड बी वन। आप कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? एक जो पूरा स्पॉन्सर्ड बॉडी है, एक पूरा ऑटोनॉमी बॉडी है जो खुद ही सेल्फ फाइनेंस्ड है। सो ये या तो इन दोनों में से सबसे पहला मेरा सजेशन है, वी हैव टू अडॉप्ट वन मॉडल। या तो हम पूरा इसको ऑटोनॉमी और प्राइवेटाइजेशन से दे दें, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरी फंडेड इंस्टीट्यूशन है और एक जो सेल्फ फाइनेंस्ड है, तो दोनों का कंपैरिजन कैसे हो और क्वालिटी कैसे सस्टेन करेगी। सो एक तो जो ब्रॉड आइडिया है, जिससे शायद सभी लोग मेरे से सहमत होंगे कि कंपटीशन हो, फेयर तरीके से हो और उसके लिए एक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो जी। दूसरा, हमें लगता है कि अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाता है तो पूरी ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, चाहे वो सिलेबस फ्रेम आउट की हो, चाहे फीस डिटर्मिनेशन की हो। अकाउंटेबिलिटी पब्लिक के ऊपर ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए और इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, अगर इसको वास्तव में देखा जाए, क्योंकि वैसे भी पूरा एजुकेशन सिस्टम आज देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जा रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उन्हें दी जानी चाहिए, चाहे वो फीस गवर्नेंस का मामला हो, चाहे वो सिलेबस ड्राफ्टिंग का मामला हो, तो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात हो। पब्लिक विल डिसाइड बेटर। अगर वो इंस्टीट्यूशन बेटर है ही नहीं तो वहां एडमिशन होंगे भी कैसे? सो ये जो सिस्टम है, इसके अंदर मुझे लगता है कि हमें और लिबरलाइजेशन की तरफ जाएं तो वी कैन परफॉर्म बेटर। बिल्कुल, तो ये एक्सपेक्टेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम से हमें होनी चाहिए। इसमें मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हमारी तरफ से, सोसाइटी की तरफ से क्या रोल इसमें हो सकता है इस वक्त, अगर हम बात करें मौजूदा सिस्टम की?
देखिए, सोसाइटी भी एक बात से बहुत परेशान है कि यूथ का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम सिलेबस बेस्ड हो गए। हम पूरे स्कूल और कॉलेज में एक ही बात पे फोकस है कि सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, एंड स्टूडेंट शुड गेट मोर एंड मोर एंड मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। पूरा फोकस उसी के ऊपर लगा हुआ है, और उससे जो हमारा ये 170 साल बाद जो प्रोडक्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है, ये उतना पैशनेट प्रोडक्ट नहीं है। वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ नहीं आ रहा। उसके पास वाई कम है और हाउ और व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा है। बिल्कुल। सो अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आ रही। तो सोसाइटी में जो पेरेंट्स हैं वो ये चीज देख सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन के सिलेक्शन में ये ना देखे कि जहाँ पे क्लासेस ना लगती हो, जहाँ टीचर्स की अवेलेबिलिटी ना हो, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ऐसे इंस्टीट्यूशन को पसंद करने के बजाय उन्हें ऐसा देखा जाना चाहिए वहाँ एजुकेशन मेथोडोलॉजी क्या है, वहाँ के डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल किस विचारधारा को रखते हैं, वहाँ पे क्लासेस रेगुलर हो रही है नहीं हो रही है, वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कितने सेशंस पिछले साल हुए थे, इसे देखा जाना चाहिए। पर मैं आपको बहुत ट्रूली बताऊं तो ये सब नहीं देखा जा रहा। उसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ फीसेस कम है, जो गवर्नमेंट गवर्न सिस्टम है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो सिस्टम जो सपोर्ट के लिए बना था वो सिस्टम कॉलेप्स हो गया है। वहां पे क्लासेस ही नहीं हो रही है इनफैक्ट, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को जो है उनसे कॉम्पीट करना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक की इमेज इस तरह की बनी हुई है कि द बेस्ट इंस्टीट्यूशन शुड प्रिवेल। जो सबसे पुराना है वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सब चीजें स्पॉन्सर्ड, हम वहीं से चीजें ले। सो इट्स अ बैड मेंटेलिटी एंड पेरेंट्स शुड फोकस ऑन द पर्सनैलिटी, रेगुलरिटी, इन सब पर उनको फोकस करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो ये सारी चीजें हैं। आपने इनोवेशन का जिक्र किया कि अगर हम अभी देखें तो कोई इनोवेशन के लिए नहीं सोचता, सभी पढ़ तो रहे हैं लगातार। ऐसे अगर हम कहें लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जो पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आ रहे हैं आगे, लड़कियां आ रही हैं आगे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं किस मकसद से पढ़ रहा हूं, मुझे सोसाइटी को क्या आउटकम देना है। क्या ये भी एक रीजन है? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि मिशन और विजन तो पहले ही बना दिया गया है। बच्चे को इंडिपेंडेंटली कुछ अपना मिशन और विजन बनाने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं मिल रहा है इस सिस्टम के अंदर। सो मुझे लग रहा है पहले जब जो सिस्टम थे, जो हम बात करें नालंदा के और तक्षशिला के, तो वहाँ क्रिएटिविटी काफी थी। कोई निश्चित पाठ्यक्रम निश्चित समय के लिए नहीं था। बच्चे के हिसाब से पर्सनलाइज एजुकेशन उसको दी जाती थी। टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो बहुत अच्छा था, उनका बीचेस में आपस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा था। इसी कारण विदेशों से बच्चे पढ़ने आते थे। अगर देखा जाए तो इन यूनिवर्सिटीज जिनका भी मैंने जिक्र किया है, जो आज से लगभग 2500-3000 साल पहले की जो मैं बात बता रहा हूँ, ये विश्व विख्यात विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ पर आयुर्वेद की सबसे अच्छे ऑपरेशंस करने की टेक्नोलॉजी, वहाँ की टीचिंग वहाँ दी जाती थी, बेस्ट एजुकेशन थी, और फॉरेनर्स बहुत थे वहाँ पे। तो और उसके बावजूद जहां तक मुझे आउटकम का सवाल है, वहां पे कोई बच्चा ए ग्रेड से कम पास भी नहीं होता था। तो एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट था जो लेटर ऑन मिस हो गया, और हम सब लोग एक प्रेस्क्राइब सिलेबस जिसको करीबन 20-40 सालों 50 सालों में चेंज नहीं किया जाता, वही सिलेबस पढ़ते रहते हैं। जबकि हकीकत तो ये जमाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, और हर दूसरे साल सिलेबस को रीड्राफ्ट और रीडिजाइन करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। सो उसकी कमी है, और ये तभी संभव होगा जब ऑटोनॉमी दी जाएगी, क्योंकि स्टेट कितना गवर्न करेगी, कितने सिलेबस कितने समय में रिवाइज कर पाएगी। तो जो सिस्टम है वो ऑटोनॉमी की तरफ जाना चाहिए ताकि एजुकेशन फ्लरिश हो सके और इनोवेशन उसके अंदर आ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है कि आपकी बातों को अभी गवर्नमेंट भी देख रही होगी, व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स खुद मिलकर सोचेंगे कि हमें आखिर बढ़ना किस ओर है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो हमने जाना मौजूदा एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर कोई बड़ा बदलाव ना भी मुमकिन हो, तब भी कुछ छोटे छोटे बदलाव के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। खासतौर पर इनोवेशन और किस मकसद से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जरूर हमें पता होना चाहिए। करियर मंत्रा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यूबी फेयर सिर्फ रात में एक बार खाना नहीं, चेहरे पे लगाना और मेरी तरह चमकते रहे। यूबी फेयर, अब लड़कों की निकल पड़ी। Dish to HD+, maximum HD channels, including your भाभी's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. Cupcakes? मेरे लिए। तू ऑर्डर कर ले।
अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स। आप भी हैप्पी और फैमिली भी। Own the bliss and fall in love. Try out. क्रेमिका टेस्टी तो है, लेकिन मैं इसे स्कॉलर कैसे बनूंगा? पढ़ाई करके। क्रेमिका बिस्किट्स, दावा सिर्फ एक, कमाल का टेस्ट। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें, तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन और बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, लेकिन फिर मैं उन सब अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के बारे में सोचती हूँ जो एक मुश्किल जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हर परिवार को सालाना 6,816 रुपए की LPG सब्सिडी मिलती है, लेकिन अगर हम जैसे सशक्त परिवार इस LPG सब्सिडी को ना कर दें, तो हम ऐसे कई अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी का उपहार दे सकते हैं। हम सशक्त हैं, आइए देश को भी सशक्त बनाएं, मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। मेरी तरह आप भी LPG सब्सिडी को ना करें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। सात समंदर पार बसी है मेरे देश की दुनिया।